ये स्क्रीन भी आपको शेयर हो रही होगी। ये इन पेज की स्क्रीन है। इसी से हमने पढ़ना है, क्योंकि जब हम इसमें उर्दू लिखते हैं तो वो आपको क्लियरली दिखाई भी दे जाता है और समझ में भी आ जाता है। तो हमारा जो नेट का सिलेबस है उसका सबसे पहला यूनिट जो है वो हमारा है हिंद आर्याई का। जो हमारा पहला यूनिट है वो है हिंद आर्याई का। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले, हिंद आर्याई को हम शुरू करने से पहले, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे जो हमें क्लियर होने चाहिए नेट के एग्ज़ाम में। क्योंकि आपने पढ़ना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपने एक मारूजियत से पढ़ना है। तो आपने हर चैप्टर में से, हर कंटेंट में से आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप निकालने की कोशिश करनी है। हम लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको एक पूरा 20 या 25 सवालात का एक कंटेंट देते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट यूनिट है हमारा हिंद आर्याई का, और इसी फर्स्ट यूनिट को आज हमने पढ़ना है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने डेमो क्लास जिन बच्चों ने ली है उन्होंने बेसिक चीज़ें कुछ हमने डिस्कस की थी। आज हम इस पर कंप्लीटली जो है 1 घंटे या सवा घंटे का हमारा लेक्चर होगा, उसमें कंप्लीटली हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये है, सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो आपने दो चीज़ों को क्या करना होता है, समझना होता है कि भाई ये हिंद और आर्याई क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ आपने ये, क्योंकि हिंद आर्याई का कंसेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक आप क्या करोगे कि आप क्वेश्चंस मार्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अक्सर सवालात हिंद आर्याई और हिंद यूरोपी के से मुतल्लिक आते हैं। तो जब हिंद आर्याई और हिंद यूरोपी में आपको फ़र्क मालूम नहीं होगा उस वक्त तक आप क्या करेंगे कि पेपर आप अपने क्वेश्चन को सही मार्क नहीं लगा सकते। सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, हिंद कहते हैं हम किसको। ये चीज़ मैंने पहले भी जो बच्चे क्लास ले चुके हैं उनको बताया था। हिंद हम कहते हैं हिंदुस्तान को, सरजमीन हिंदुस्तान को। मुखफ़्फ़फ़ नाम है इसका, यानी शॉर्ट नेम है, इसको हम हिंद भी कहते हैं। और हिंदुस्तान में क्या हुआ, हिंद आ गया, हिंदुस्तान। आर्या क्या है? आर्या आप सबको मालूम है कि आर्या एक कौम का नाम है जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आकर आबाद हुई थी। अब हिंद आर्याई, हमने यहाँ पे आर्या के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमने ये पढ़ना है कि आर्यों के हिंदुस्तान में आने के बाद जो ज़बानें बनी। अब इसकी मुख्तसर सी तारीफ़ आप क्या करेंगे कि हिंदुस्तान में आर्यों के आने के बाद, ठीक है जी, बाद जो ज़बानें बनी, ठीक है जी, जो ज़बानें बनी या जो ज़बानें पैदा हुई उनको हम कहते हैं हिंद आर्याई। जैसे उसमें उर्दू भी है, उर्दू को भी हिंद आर्याई ज़बान कहा जाता है। उसमें बंगाली भी है, उसमें बिहारी भी है, उसमें जो है मराठी भी है। तो यानी हिंदुस्तान में, ये बात आपने याद रखनी, हिंद आर्याई आपसे कोई पूछे कि बताएं हिंद आर्याई क्या है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि हिंद आर्याई लिसानियात की एक इस्तिलाह है। यानी उसको हम लिसानियात, जिसके ज़रिए हम ज़बानों को पढ़ते हैं उसको लिसानियात कहते हैं। उसकी एक टर्मिनोलॉजी है, और वो टर्मिनोलॉजी ये है कि हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद जो ज़बानें बनी उन ज़बानों को हम हिंद आर्याई कहते हैं। उनमें सबसे बड़ी ज़बान उर्दू है। फिर मिसाल के तौर पे आप बंगाली, बिहारी, मराठी, ये मिसाल के तौर पे ये ज़बानें आप दे सकते हैं। तो पहली चीज़ होपफुली आपको क्लियर हो गई है कि हिंद आर्याई क्या चीज़ है। अब आपको सवाल ये पूछा जाता है कि बताएं जी उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ जो है वो किस लिसानी ख़ानदान से है। एक यहाँ पे आपको कंसेप्ट में क्लियर कर दूं कि लिसानी ख़ानदान क्या है। लिसानी ख़ानदान, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि वो शख्स जो है उसका ताल्लुक़ मेरे ख़ानदान से है, उसका ताल्लुक़ सैयद ख़ानदान से है, उसका ताल्लुक़ फुला ख़ानदान से है। तो ख़ानदान का मतलब हो गया एक जैसी खूबी या खसूसियात रखने वाले लोगों का ग्रुप जब जमा होता है तो उसको हम कहते हैं फैमिली या ख़ानदान। इसी तरह जो ज़बानें क्या करती हैं, 4 ज़बानें, 5 ज़बानें, 10 ज़बानें आपस में क्या करती हैं, जब आपस में
या एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखती हैं। मुशाबहत होना, मुशाबहत कहते हैं सिमिलरिटी रखना। दो तीन ज़बानें जब आपस में मुशाबहत रखती हैं या 10 ज़बानें आपस में मुशाबहत रखती हैं तो उनको ज़बानों का एक ख़ानदान कहा जाता है, जिसको हम लिसानियात में जिसके लिए हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं वो इस्तिलाह है लिसानी ख़ानदान। एक किसी कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन तो शेयर यहाँ से हो रही है। आप में से किसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सर मुझे नहीं हो रही है शेयर। आमना बुखारी आपको नहीं हो रही है? एक सेकंड, हम दोबारा कर रहे हैं जी स्क्रीन सर। शेयर। सर मुझे भी नहीं हो रही है। दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट कीजिए। आप देखिए, आप ज्वाइन कीजिए, आप देखिए अब हो रही है? जी सर अब हो रही है ओके, शेयर। अब इसमें आप ये मुझे बता दें, ये अब आपको क्लियर आ रहा है? आप दिख रही है? जी सर। जी सर दिख रही है। ओके ओके, ठीक है। राशिद आपको दिख रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? स्क्रीन शेयर राशिद आपको हो रही है स्क्रीन शेयर? जी सर अभी हो रही है, पहले जी नहीं हो रही है? अभी हो रही है सर, ओके पहले नहीं ठीक हो है, रही थी। बस ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि पहले मैंने आपको बताया कि हिंद आर्याई क्या है, यानी हिंदुस्तान में जब आर्या आए, उनके आने के बाद हिंदुस्तान में जो ज़बानें बनी उन ज़बानों को हिंद आर्याई कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पेपर में ये भी आ सकता है कि 4 ज़बानें आपको दी जाएंगी, बताया जाएगा कि बताएं, आपको पूछा जाएगा बताएं इनमें से हिंद आर्याई कौन सी है। तो अभी हम आगे चल के हिंद आर्याई ज़बानें पढ़ेंगे। पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हिंद आर्याई जो है वो किसको कहते हैं। तो हिंदुस्तान में आर्यों के आने के बाद जो ज़बानें बनी उन ज़बानों को हम कहते हैं हिंद आर्याई। अब आर्या कब आए, क्या हुआ, वो आगे पढ़ेंगे। एक टर्म मैंने आपको बताया कि लिसानी ख़ानदान क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा ज़बानें आपस में सिमिलैरिटी रखती हैं या मुशाबहत रखती हैं तो उनको कहते हैं कि एक जो है लिसानी ख़ानदान की ये ज़बानें हैं। एक लिसानी ख़ानदान की एक ज़बानें हैं। अब हुआ क्या, एक आदमी है जिसका नाम है विनफर्ड पी। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आता है, विनफर्ड पी। अब ये है क्या है, इनका ताल्लुक था अमेरिका से, विनफर्ड पी, ठीक है जी। विनफर्ड पी ने क्या किया, ये था क्या, तो ये था, इसको हम कहते हैं माहिरे लिसानियात। अब माहिर लिसानियात को इंग्लिश में कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। तो माहिर लिसानियात वो आदमी होता है जिसको ज़बान की तारीख पर, ज़बान की पैदाइश कब हुई, एक ज़बान का दूसरी ज़बान के साथ ताल्लुक़ क्या है, तो इन तमाम चीज़ों पर जिसको दस्तरस हो, यानी ज़बान की हिस्ट्री पर जिसको दस्तरस हो, उसको कहते हैं एक्सपर्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो ये विनफर्ड पी, इसका ताल्लुक़ अमेरिका से था और ये था माहिर लिसानियात। अब इसने पूरी दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं उनका किया क्या, उनका मुताला किया, उनकी स्टडी की। उसके बाद इस आदमी ने कहा कि पूरी दुनिया में 7 लिसानी ख़ानदान हैं। अब एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 लिसानी क्या हैं, ख़ानदान हैं। आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि बताएं जी कि दुनिया में कितने लिसानी ख़ानदान हैं, पूरी दुनिया में कितने लिसानी ख़ानदान हैं, तो आपने बोलना है कि विनफर्ड पी के मुताबिक दुनिया में 7 बड़े 7 लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स हैं। ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसको अपने जहन में रख लीजिए कि दुनिया में 7 बड़े लिसानी ख़ानदान हैं, ठीक है जी, विनफर्ड पी ने कहा। अब मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई, क्योंकि दुनिया के जो 7 बड़े लिसानी ख़ानदान हैं उनमें से सबसे बड़े लिसानी ख़ानदान जो है उसका नाम है हिंद यूरोपी। हिंद आर्याई नहीं बल्कि उसका नाम है हिंद यूरोपी। अब अक्सर हम क्या करते हैं कि हमें जब सवाल आता है कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस लिसानी ख़ानदान से है,
तो हमें ऑप्शन में आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन में आता है हिंद यूरोपी, हिंद आर्याई, और दो और ऑप्शन होंगे तो हम फौरन उसमें क्या करते हैं कि सीधा हिंद आर्याई लगाते हैं, जबकि वो आंसर हमारा गलत हो जाता है। वो गलत क्यों होता है? उर्दू जबान का ताल्लुक जिस लिसानी खानदान से है वो है हिंद यूरोपी। अभी बताऊंगा क्यों। पहले आपने ये याद रखना है कि दुनिया में 7 बड़े लिसानी खानदान हैं और हिंद यूरोपी इसकी एक खूबी है, वो खूबी भी आपने याद रखनी है, सबसे बड़ा लिसानी खानदान। बाकी वालों को आपने याद नहीं रखना है, सिर्फ इसी को याद रखना है कि सबसे बड़ा जो लिसानी खानदान है वो है हिंद यूरोपी। अब मैंने आपको बताया कि भाई हिंद यूरोपी लिसानी खानदान से उर्दू का ताल्लुक क्यों है और हिंद आर्याई से उर्दू का ताल्लुक क्यों नहीं। जब लिसानी खानदान की बात आती है, जब आपको सवाल ये पूछा जाए कि भाई हिंद उर्दू का किस लिसानी खानदान से ताल्लुक है, तो हिंद आर्याई से उर्दू का ताल्लुक है, लेकिन आपने याद रखना है कि हिंद आर्याई एक लिसानी खानदान नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है, लिसानी खानदान नहीं है, एक लैंग्वेजेस का जो है खानदान नहीं है, बल्कि ये शाख है किसकी? शाख है किसकी? हिंद यूरोपी लिसानी खानदान की, हिंद यूरोपी लिसानी खानदान की, लिसानी खानदान की शाख है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हिंद यूरोपी सबसे बड़ा लिसानी खानदान है और हिंद आर्याई जो है वो खुद लिसानी खानदान नहीं है, बल्कि वो हिंद यूरोपी की एक शाख है, एक ब्रांच है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आपको ये आ जाए कि भाई हिंद उर्दू का ताल्लुक किस लिसानी खानदान से है, तो वो है हिंद यूरोपी लिसानी खानदान से। तो मैंने आपको बता दिया, विनफर्ड पी ने बताया कि 7 लिसानी खानदान हैं और उनमें से सबसे बड़ा जो लिसानी खानदान है वो है हिंद यूरोपी, और हिंद आर्याई हिंद यूरोपी लिसानी खानदान की एक शाख है। तो अब हमने यहाँ तक की कहानी के बाद हमने पढ़ना है कि ये जो हिंद आर्याई है इसकी तारीख को पढ़ना है। तो हिंद आर्याई को आपको सीधा सीधा सवाल आता है, हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम? अदवार होता है दौर की जमा, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं पीरियड, एक पीरियड और बहुत सारे पीरियड्स। तो हिंद आर्याई जो है वो उसको हम 3 अदवार में, 3 दौर में तकसीम करते हैं, 3 अदवार में इसको तकसीम किया जाता है। अब हम वो 3 अदवार पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा दौर है उस दौर को हम कहते हैं कदीम हिंद आर्याई। ठीक है जी, इस दौर को हम क्या कहते हैं? कदीम हिंद आर्याई। अब यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये चीज़ याद रखनी है आपने कि कदीम हिंद आर्याई का दौर कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारे पास 2 ज़माने हैं, उन 2 ज़मानों को याद रखना है जब आप लिसानियात को पढ़ रहे हों। पहला ज़माना हमारे पास आ गया, उसको हम कहते हैं, पहले ज़माने को हम कहते हैं कबले मसीह, जिसको हम कहते हैं काफ मीम, इसको इस तरीके से लिखते हैं कबले मसीह, यानी जिसको BC का दौर कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, मसीह से पहले का दौर। और दूसरे दौर को हम कहते हैं, दूसरे दौर को जो आज का दौर हमारा चल रहा है जिसको हम AD का दौर कहते हैं, सदी ईसवी का दौर। एक आ गया कबले मसीह का दौर और दूसरा आ गया सदी ईसवी का दौर। तो ये जो हिंदुस्तान में ज़बानें बनने की जो कहानियाँ शुरू हुई हैं, ये कहानी बेसिकली कबले मसीह दौर की कहानी है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि कदीम हिंद आर्याई का दौर जो है वो कब से कब तक शुरू होता है। तो वो दौर आपने 1500 काफ मीम से 500 कबले मसीह तक। पहली क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि आपको सवाल अक्सर ये आता है कि बताएं कदीम हिंद आर्याई का दौर कौन सा है, ये कब से कब तक है। तो आपको एक जगह यहाँ पे आ जाता है 1500 कबले मसीह, दूसरी जगह आपको आता है 500 सदी ईसवी। तो हम फ़ौरन उसको लगा देते हैं। तो आपने क्वेश्चन को पढ़े बगैर कभी अटेम्प्ट नहीं करना है। ये 1500 होगा, दूसरी जगह 500 होगा, लेकिन कबले मसीह की जगह सदी ईसवी कर देंगे। तो आपने इसका ख्याल रखना है। कदीम हिंद आर्याई यानी जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ओल्ड इंडो आर्यन, इसका दौर शुरू होता है 500 कबले मसीह से 1500 कबले मसीह तक का इसका दौर है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि 15 मैंने आपको बताया कि हिंद आर्याई हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्या हिंदुस्तान में आए।
1500 कबले मसीह का जो ज़माना है, इस दौर में आर्या जो लोग थे, आर्या थे, ये ईरान से, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं आर्या कहाँ से हिंदुस्तान में दाखिल हुए, तो ईरान से शुमाली हिंदुस्तान में दाखिल हुए, शुमाली हिंदुस्तान में। अब शुमाली हिंदुस्तान में कौन कौन से इलाके आते हैं? हमारे पास सिंध का इलाका है, ठीक है जी, उसके बाद पंजाब का इलाका है। तो 1500 कबले मसीह में आर्या ईरान से हिजरत करके सिंध में यानी पंजाब में दाखिल हुए। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। आपको ये पूछा जा सकता है कि बताएं आर्या कहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए, तो आपने बताना है कि आर्या 1500 कबले मसीह में ईरान से हिजरत करके कहाँ पे आए? ईरान से हिजरत करके शुमाली हिंदुस्तान में आए। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ अब आपने याद रखनी है, आर्या हिंदुस्तान में आए, आगे की कहानी क्या हुई? 1500 कबले मसीह भी आपने याद रखना है। तो जब आर्या हिंदुस्तान में पहुंचे, आर्या जब हिंदुस्तान पे आए, तो यहाँ पर 2 कौमें और आबाद थी, 2 कौमें, ठीक है। उन 2 कौमों का नाम क्या है? एक का नाम है आस्ट्रिक, दूसरी का नाम है द्राविड़ी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बताएं जी आस्ट्रिक और द्राविड़ी के बारे में, कि जब आर्या हिंदुस्तान में आए तो यहाँ पे कौन सी कौमें आबाद थी? एक कौम का नाम है आस्ट्रिक और दूसरी कौम का नाम है द्राविड़ी। अब क्या हुआ, आर्या जिस जबान को हिंदुस्तान में बोलते हुए आए, वो जबान कौन सी थी? वो जबान थी संस्कृत। कौन सी जबान थी? संस्कृत। इस जबान को आर्या बोलते हुए हिंदुस्तान में आए। अब हुआ क्या कि ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आर्या संस्कृत जबान के साथ आए, आस्ट्रिक जो थे वो ऑस्ट्रियाई जबान बोलते थे, वो बोलते थे ऑस्ट्रियाई जबान, और द्राविड़ी जो थे ये बोलते थे ऑस्ट्रियाई जबान, ऑस्ट्रियाई, और द्राविड़ जो थे वो सीधा सीधा द्राविड़ी जबान बोलते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1500 कबले मसीह में आर्या जब हिंदुस्तान में आए तो 3 जबानें आपस में मिली। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सी 3, एक संस्कृत, दूसरी ऑस्ट्रिक और तीसरी द्राविड़ी। ये 3 जबानें जब आपस में मिली तो इन 3 जबानों के मिलने से क्या हुआ, जबानों में तब्दीली का, या आप ये तब्दीली का अमल शुरू हुआ। ये आपने याद रखना है कि तब्दीली को एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, तगय्युर, चेंज जो है वो लैंग्वेज में होना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। जिस ज़बान में तब्दीली नहीं आती उस ज़बान के बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़्यादा तरक्की हासिल नहीं कर सकती। अब हुआ क्या कि जब ऑस्ट्रिक, द्राविड़ी और संस्कृत यानी आर्या 3 ज़बानें आपस में मिली, तो इन 3 ज़बानों के मिलने से क्या हुआ, इन 3 ज़बानों के मिलने से तब्दीली का एक अमल शुरू हुआ। संस्कृत में भी तब्दीली हुई, ऑस्ट्रियाई में भी तब्दीली हुई, द्राविड़ी में भी। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपको ये सवाल आता है और आने के इम्कानात भी होते हैं। कौन सा? वो ये सवाल आता है कि जो ऑस्ट्रिक और द्राविड़ी हैं, अब यहाँ पे हिंदुस्तान में संस्कृत की कहानी शुरू होगी, ऑस्ट्रिक और द्राविड़ी का नाम भी हम नहीं लेंगे, ऑस्ट्रिक और दूसरी आगे द्राविड़ी। तो आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि ये ज़बानें कहाँ चली गई फिर? ऑस्ट्रिक और द्राविड़ी तो थी, लेकिन ये ज़बानें फिर कहाँ चली गई? तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आर्या जब हिंदुस्तान में आए 1500 कबले मसीह में, आर्या ऑस्ट्रिक और द्राविड़ी कौमों से ज़्यादा ताकतवर थे। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शुमाली हिंदुस्तान से ऑस्ट्रिक और द्राविड़ी कौमों को नक्ल मकानी पर मजबूर कर दिया। नक्ल मकानी कहते हैं माइग्रेशन पे, और वो लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए कहाँ पे? जनूबी हिंदुस्तान में। जनूबी हिंदुस्तान में जाके, और जनूबी हिंदुस्तान में संस्कृत का ज़्यादा बोलबाला नहीं था, इसलिए जनूबी हिंदुस्तान में आज भी आपको पूछ भी सकते हैं, बताएं। एक है तेलुगु बोलते हैं, आपको पता है, मलयालम, ये मलयालम जो ज़बान है, तेलुगु, और एक है कन्नड़। ये ज़बानें जो है ना, ये हिंद आर्याई नहीं है। ये कौन से ख़ानदान की हैं? ऑस्ट्रिक और द्रविडियन ख़ानदान की हैं। तो आपको याद रखना है, आपको सवाल ये आ सकता है कि आप बताएं जी तेलुगु, मलयालम और ये क्या हिंद आर्याई हैं? या ये आपको पूछा जा सकता है कि 3-4 ज़बानें दी जाएंगी जिसमें तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ होगा, और साथ में एक होगी आपको मराठी। तो पूछेंगे इसमें से हिंद आर्याई कौन सी है, तो आपने कहना है मराठी हिंद आर्याई है। क्यों?
क्योंकि आर्या जब हिंदुस्तान में पहुंचे तो इन्होंने आस्ट्रिक और द्राविड़ी को यहाँ से माइग्रेट करके उनको साउथ इंडिया में मजबूर कर दिया माइग्रेशन पर। और उस माइग्रेशन में क्या हुआ, जो तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ज़बानें आस्ट्रिक और द्राविड़ी से बनी। जिस तरह शुमाली हिंदुस्तान में संस्कृत से ज़बानें बनी, इसी तरह जनूबी हिंदुस्तान में आस्ट्रिक और द्राविड़ी से ज़बानें बनी। ठीक है जी। अब हम चलेंगे आगे। ये बात मैंने आपको बता दी कि संस्कृत ज़बान में तब्दीली का मरहला शुरू हो गया। सबसे पहले आपने जो चीज़ याद रखनी है कि संस्कृत में छोटी छोटी तब्दीलियां हुई, और वो छोटी छोटी तब्दीलियां आपने याद रखनी है। मैंने आपको बताया अब क्या तब्दीली, सबसे पहले आपने याद रखना है, एक को हम कहते हैं उदेचिया। ठीक है। उदेचिया में क्या था, ये बोली जाती थी सिंध और पंजाब के इलाके में, यानी सिंध में बोली जाती थी। है ये संस्कृत ही है, लेकिन अब आप देखेंगे कि संस्कृत में छोटी छोटी जो हैं वो तब्दीलियां हो रही हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें क्या हुआ, सिंध में जो संस्कृत की जो ब्रांच या संस्कृत की जो बोली बोली जा रही है उसमें लाम की आवाज़ नहीं है, लाम की आवाज़ नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाम की आवाज़ नहीं है। यानी जो जो अल्फाज हमने लाम से लिखने हैं, जैसे हमने लिखना है लाम से लंबा, ठीक है जी, ये लंबा लफ्ज़ हमने लिखना है, या लंबाई लफ्ज़ हमने लिखना है, इसमें हमें लाम चाहिए, तो लाम को यहाँ रिप्लेस कर देता है कुन रे। जैसे हमने लंबाई लिखना है तो ये लिखते हैं इस तरीके से रंबाई। यानी संस्कृत की जो सूरत उदेचिया सिंध में बोली जाती थी उसमें लाम की आवाज़ गायब होगी, अचानक से गायब होगी, क्योंकि तब्दीली आई, ज़बानें मिली, आपस में गायब होगी। तो उसको नाम दिया, जो हमारे एक्सपर्ट थे ज़बानों के, उन्होंने नाम दिया उदेचिया। आपको पेपर में ये पूछा जा सकता है, बताएं उदेचिया कहाँ की बोली थी। उदेचिया सिंध की बोली थी और संस्कृत की जो है बोली थी, संस्कृत की एक तब्दील हुई सूरत थी, तो ये सिंध में बोली जाती थी। इसमें एक ही खूबी थी, इसमें लाम की आवाज़ नहीं थी। दूसरी जगह हम चले जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जब आर्या हिंदुस्तान में आए तो ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैलने लगे, तो हर इलाके में ज़बान में थोड़ी बहुत तब्दीली होने लगी। पहली सिंध में मैंने बताई, दूसरी को हम कहते हैं प्राचिया। पहली का आपको बताया मैंने, पहली को हमने कहा उदेचिया, दूसरी का नाम है प्राचिया। अब ये प्राचिया क्या बला है, प्राचिया संस्कृत की ही एक सूरत है जो बोली जाती थी बिहार में, ठीक है, इसका इलाका है। फिर बोली जाती थी ये बंगाल में, उसके बाद ये बोली जाती थी उड़ीसा में, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी क्या हुआ, यहाँ पे पहली में क्या है, लाम की आवाज़ नहीं है, इसमें रे की आवाज़ नहीं है। अब देखिए इसमें रे की आवाज़ नहीं है, यानी रे की जगह लाम का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि जब संस्कृत में तब्दीलियां होनी शुरू हुई तो पहली का नाम है उदेचिया, एक बोली का नाम है। मिसाल के तौर पे हम जब मगरबी हिंदी पढ़ेंगे उसकी अलग अलग बोलियां हैं, उनसे फिर उर्दू निकली। इसी तरह संस्कृत के शुरू में संस्कृत छोटी छोटी बोलियों में तकसीम होने लगी। तो एक बोली का नाम हमने रख दिया उदेचिया, जो सिंध में बोली जाती थी, जिसमें लाम की आवाज़ नहीं थी। दूसरी बोली का नाम रख दिया प्राचिया, जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बोली जाती थी, जिसमें रे की आवाज़ नहीं थी बल्कि लाम की आवाज़ थी। यानी जैसे हमने लिखना है रबड़, रबड़ हम रे से लिखते हैं, तो ये लोग रे की जगह लिखते थे लबड़, लाम से लिखते थे। तो ये इसकी खूबी है। तीसरी जो संस्कृत की सूरत है उसको हम कहते हैं मध्य देश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, मध्य देशा। अब ये मध्य देशा को इंग्लिश में मिडलैंड भी कहते हैं। इसको कहा जाता है मिडलैंड। मिडलैंड का मतलब हो गया ऐसा इलाका जिसको मरकजियत हासिल हो, यानी जो सेंटर में हो। तो अब जब आगे जाके पढ़ेंगे कि उर्दू ज़बान दिल्ली और सराउंडिंग ऑफ दिल्ली में पैदा हुई, यानी हरियाणा, दिल्ली के, यूपी के कुछ इलाके, उसके बाद जो है दिल्ली और नवाहे दिल्ली के यानी इलाके, तो उसी इलाके को कबले मसीह के दौर में 1500 से 500 कबले मसीह के दौर में मध्य देशा का इलाका या मध्य देशा कहा गया। मध्य देशा संस्कृत की वो सूरत थी जो खालिस संस्कृत थी, जो खालिस संस्कृत जिसमें इसमें कोई तब्दीली नहीं थी, इसमें कोई तब्दीली नहीं थी। और अब कहा जाता है क्या कि उर्दू ज़बान का जो तारीख़ी रिश्ता है वो किससे है, उर्दू का तारीख़ी रिश्ता मध्य देशा से है। मध्य देशा से क्यों है, क्योंकि मध्य देशा वही इलाका है या वही संस्कृत की सूरत है जिसमें 1000 सदी ईस्वी के बाद खड़ी बोली से उर्दू निकलती है।
तो यहाँ पे आपने, अब हम आगे स्टेप जब चलते जाएंगे तो इसी मध्यदेशा की जगह हमारी जो है वो चीज़ें तब्दील होती जाएंगी, चीज़ें जो हैं वो बदलती जाएंगी, वो चेंज होती जाएंगी। तो आपने यहाँ पे क्या चीज़ याद रखनी है, वो ये चीज़ याद रखनी है आपने कि भाई ये जो 1500 से 500 कबले मसीह का जो ज़माना है, इस ज़माने में क्या हुआ, इस ज़माने में संस्कृत ज़बान में तब्दीलियां आईं। एक को हमने कहा उदेचिया, दूसरे को हमने कहा प्राचिया, तीसरे को हमने कहा मदिया देशा। तो उदेचिया की क्या खूबी है, प्राचिया की क्या खूबी है, मदिया देशा की क्या खूबी है, ये कदीम हिंद आर्याई है 1500 से 500 कबले मसीह। अब इसके ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अभी दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या हैं, वो आपने ये याद रखना है कि जो कदीम हिंद आर्याई का जो हमारा दौर है, कदीम हिंद आर्याई का जो दौर है, कदीम हिंद आर्याई का जो दौर है, इस दौर को हम कहते हैं कदीम संस्कृत भी कहा जाता है। यानी पेपर में आपको आ जाए कि बताओ कदीम संस्कृत किस दौर को कहा जाता है, तो वो कदीम हिंद आर्याई को। इसको वैदिक संस्कृत का दौर भी कहा जाता है, वैदिक संस्कृत, और इसको क्लासिकी संस्कृत का दौर भी, क्लासिकी संस्कृत का दौर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, सबसे पहली चीज जो है, संस्कृत की सबसे जो कदीम सूरत है वो हमें किस में मिलती है, वो हमें कदीम हिंद आर्याई दौर में मिलती है। संस्कृत की सबसे कदीम जो सूरत है वो कदीम हिंद आर्याई में मिलती है। ओल्ड जो संस्कृत का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिलता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कदीम संस्कृत। वैदिक संस्कृत इसलिए कहते हैं कि कदीम हिंद आर्याई दौर में ऋग्वेद का वजूद अमल में आया। ऋग्वेद आपको पता है कि हिंदू मजहब की एक मुकद्दस किताब है ऋग्वेद, उसका वजूद जो है वो कदीम हिंद आर्याई दौर में उसका वजूद अमल में आया, और वो लिखा भी गया है संस्कृत में, इसीलिए उसको वैदिक संस्कृत का दौर भी कहते हैं। अब क्लासिकी संस्कृत, या इसके साथ एक और जोड़ दीजिए आप, इसको कहते हैं अदबी, क्लासिकी या अदबी संस्कृत। तो आपको ये मालूम है कि अदब में जो चीज़ शामिल हो जाए उसको अदबी कहते हैं। अब क्लासिकी और अदबी का मतलब क्या हुआ, उस दौर में दो तीन तख्लीकात सामने आई। एक को हम कहते हैं महाभारत, आपने नाम सुना होगा, महाभारत पे आपने ड्रामे भी देखे होंगे, महाभारत, और दूसरा आ गया रामायण। तो ये दो किताबें हैं तो मजहबी, लेकिन लिटरेचर में भी इनका रोल है। यानी ये पढ़ने में हमें ऐसा सुकून मिलता है, ऐसी फीलिंग आती है कि ये कोई अदबी किताब है, ये कोई लिटरेरी किताब है। तो कदीम हिंद आर्याई दौर को हम क्लासिकी संस्कृत और अदबी संस्कृत इसलिए कहते हैं कि इस दौर में महाभारत और रामायण जैसी किताबें लिखी गई जिनमें वो तमाम खूबियां पाई जाती हैं जो एक अदबी तहरीर में होती हैं। तो अब क्लासिकी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। क्लासिकी हम उस अदब को कहते हैं जो तख्लीक होने के बाद, मिसाल के तौर पे आज कोई लिटरेचर तख्लीक होने के बाद अगर एक सदी तक भी उसका क्या हो, तख्लीक होने के बाद अगर एक सदी तक भी उसकी शोहरत, उसकी मकबूलियत बढ़ती जाए, तो उस लिटरेचर को, उस अदब को हम कहते हैं कि ये क्लासिकी अदब है, ये क्लासिकी लिटरेचर है। तो यहाँ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कदीम हिंद आर्याई का जो दौर है इसको कदीम संस्कृत, वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत का दौर भी हम कहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है, वो ये है, इसके बाद क्या हुआ कि संस्कृत जबान में मैंने आपको बताया उदेचिया, प्राचिया और मध्यदेशा की सूरत में संस्कृत में तब्दीली होने लगी। उस तब्दीली को रोकने के लिए, संस्कृत में जो तब्दीली होने लगी उस तब्दीली को रोकने के लिए एक आलिम आया जिसका नाम था पाणिनि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, इसमें से सवाल आएगा ही आएगा, पाणिनि। अब इस बंदे ने क्या किया, ये भी कदीम हिंद आर्याई दौर का ही आदमी है पाणिनि। इस पाणिनि ने क्या किया, ये आलिम था, ज़बान इसको बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत दस्तरस थी, बहुत माहिर था ये लैंग्वेज का। इसने कहा कि संस्कृत ज़बान अपनी खालिस सूरत में ही इस्तेमाल होनी चाहिए। इसने क्या कहा कि संस्कृत अपनी, यानी खालिस सूरत मतलब यानी तब्दील ना हो कुछ। इसने कहा कि संस्कृत जिस सूरत में इस्तेमाल हो रही है वही सूरत होनी चाहिए। अगर संस्कृत में तब्दीली आने लगी तो संस्कृत की जो तब्दीली है वो ज़बान को ख़त्म कर देगी। तो इसने क्या किया, पाणिनि ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। ये किताब है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ शायद, अष्टाध्यायी। अब ये किताब क्या थी, ये
एक मंजूम किताब है। मंजूम का मतलब होता है पोइट्री में ये किताब है, लेकिन इसमें लिखा इसने क्या है, इसमें इसने लिखे हैं कवायद। कवायद होता है कायदा, कायदे की जमा कवायद, यानी ये संस्कृत की ग्रामर की किताब है। पाणिनि ने ये किताब लिखी अष्टाध्यायी। अष्टा का मतलब होता है 8, दिहाई का मतलब होता है बाब, चैप्टर्स। तो अष्टाध्यायी इसलिए कहते हैं कि ये किताब 8 अबवाब पर मुश्तमिल है, 8 अबवाब पर मुश्तमिल है। बाब की जमा होता है अबवाब, 8 अबवाब पर ये मुश्तमिल है। अब इसने क्या किया पाणिनि ने, इसने कहा कि भाई देखो संस्कृत में तब्दीली हो रही है, हमने उस तब्दीली को रोकना है ताकि संस्कृत जबान अपनी खालिस सूरत में इस्तेमाल होती रहे। तब क्या हुआ, पाणिनि ने ये किताब लिखी अष्टाध्यायी कि जो कोई भी संस्कृत जबान बोलना चाहता है वो ये जो किताब है मेरी अष्टाध्यायी, इसमें लिखे हुए जो असूल हैं इन असूलों के मुताबिक ही बोलेगा। अगर इनके मुताबिक कोई ज़बान नहीं बोलेगा तो उसको मुहज़्ज़ब तसव्वुर नहीं किया जाएगा। मुहज़्ज़ब कहते हैं तहज़ीब याफ्ता। तो उस ज़माने में जो खालिस संस्कृत बोलता था उस आदमी को मुहज़्ज़ब तसव्वुर किया जाता था, उसको तहज़ीब याफ्ता तसव्वुर किया जाता था। जो नहीं बोल सकता था उसको तहज़ीब याफ्ता तसव्वुर नहीं किया जाता था। तो अब क्या हुआ कि पाणिनि ने किताब लिखी। एक सेकंड, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? किसी नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, मैं दोबारा से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ आप 1 मिनट का वेट कीजिए। जी आपको शेयर हो रही है अब स्क्रीन? जी सर हो रही है। ओके ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब संस्कृत जबान में प्राचिया, उदेचिया और मध्यदेशा की सूरत में क्या हुआ, तब्दीली आने लगी। तो उस तब्दीली को रोकने के लिए एक आलिम आया जिसका नाम था पाणिनि। उसने किताब लिखी जिस किताब का नाम था अष्टाध्यायी। और अब ये अष्टाध्यायी जो किताब इसने पाणिनि ने लिखी, इस किताब में 8 चैप्टर्स हैं। 8 जो चैप्टर्स हैं ये आपने याद रखना है, 8 अबवाब। और ये संस्कृत का है, अष्टा का मतलब 8, दिहाई का मतलब अबवाब। तो इसने कहा कि भाई जो भी संस्कृत बोलना चाहता है, जो ये चाहता है कि उसको मुहज़्ज़ब करार दिया जाए, तो वो जो इसमें अष्टाध्यायी में जो मैंने असूल मुतय्यन किए हैं उन असूलों के मुताबिक ही वो ज़बान बोलेगा। अब इसके हवाले से मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं। वो 2-3 चीज़ें ये हैं कि ये जो किताब इसने लिखी है पाणिनि ने अष्टाध्यायी, इसमें 4000 क्या हैं, 4000 सतूर हैं। सतूर सतर की जमा लाइन, यानी 4000 लाइन्स हैं। और वो जो लाइन्स इसने लिखी हैं वो मंजूम हैं, वो पोइट्री में है, वो कोई प्रोज नहीं है, पोइट्री में है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस किताब के बारे में, जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी किताब लिखी, इस किताब के बारे में एक जो है अंग्रेज़ी के माहिरीन लिसानियात हैं जिनको हम कहते हैं ल्यूनोड ब्लूम। ल्यूनोड ब्लूम। अब ये जो शख्स था ल्यूनोड ब्लूम, इसने कहा क्या, इसने इस किताब पे एक कमेंट किया है जो अक्सर आपके पेपर में आता है। आपको कभी कभार जो है कोटेशन पूछ जाती है कि ये किसने कहा है। तो ये जो ल्यूनोड ब्लूमफील्ड इसका नाम है, इस आदमी ने कहा क्या कि ये जो अष्टाध्यायी किताब पाणिनि ने लिखी है ये ज़हन इंसानी का, ये याद रखेंगे आप, ज़हन, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये मिलेगा, ज़हन इंसानी का सबसे अजीम कारनामा है। ज़हन इंसानी का सबसे अजीम कारनामा, यानी सबसे अजीम काम किसी इंसान के माइंड ने अगर किया है तो वो ये किताब है। कौन सी? अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखी है। तो अब आपको ये याद रखना है कि जब संस्कृत में तब्दीली आने लगी तो पाणिनि ने किताब लिख दी अष्टाध्यायी, और ये 8 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। 4000 सतूर हैं इस किताब में। और ये क्यों लिखी? क्योंकि इसने कहा कि भाई मुझे रोकना है किस चीज़ को? संस्कृत में तब्दीली को।
अब एक बहुत दिलचस्प चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। वो ये चीज़ याद रखनी है कि मैं तब से आपको कह रहा हूँ कि जब आर्य हिंदुस्तान में आए तो वो जिस ज़बान को बोलते हुए हिंदुस्तान में आए वो ज़बान कौन सी थी? संस्कृत। लेकिन जिस दौर में यानी कि 1500 कबले मसीह में जब आर्य हिंदुस्तान में आए, उस दौर में ये जो संस्कृत ज़बान थी ना, इसको संस्कृत नहीं कहा जाता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको उस दौर में क्या कहते थे, और वो पाणिनि ने ही अपनी किताब में लिखा। इसने अपनी किताब में ये नहीं लिखा संस्कृत, इसने अपनी किताब में संस्कृत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो लफ्ज़ है कौन सा? भाषा। ये आपको पूछा जा सकता है कि भाई बताएं संस्कृत, पाणिनि ने संस्कृत के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो वो लफ्ज़ है भाषा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने, यानी उस दौर, जैसे उर्दू का जब आगाज़ हुआ ना, उर्दू को हिंदवी कहा गया, रेख्ता कहा गया, उसके बाद उर्दू मोहल्ला कहा गया। उर्दू बहुत बाद, अंग्रेज़ों के वक्त का नाम है उर्दू, इससे पहले उर्दू नहीं था। तो इसी तरह जब आर्य हिंदुस्तान में आए तो वो संस्कृत को बोल रहे थे, लेकिन उस दौर में संस्कृत को भाषा कहा जाता था, और ये पाणिनि ने अपनी किताब अष्टाध्यायी में लिखा है। तो अब यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि जब आस्ट्रिक, द्राविड़ी और जो आर्या थे ये आपस में मिले तो तीन ज़बानों की आमेज़श से, तीन ज़बानों के इख्तलात से ज़बानों में तब्दीली का मरहला शुरू हुआ। और उसमें मैंने आपको बताया उदेचिया जो सिंध में बोली जाती थी जिसमें लाम की आवाज़ नहीं थी, प्राचिया बिहार बंगाल में जिसमें रे की आवाज़ नहीं थी, मध्यादेशा जिसमें जो खालिस, जो दिल्ली और नवाई दिल्ली के इलाकों में बोली जाती थी, और जिससे बाद में, जिस इलाके में बाद में उर्दू पैदा हुई, अभी हम पढ़ेंगे। फिर हम कदीम हिंद आर्याई के दौर को कदीम संस्कृत, वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत का दौर भी कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ? कदीम हिंद आर्याई दौर की बात ही है। इसके बाद क्या हुआ? पाणिनि ने किताब लिख दी अष्टाध्यायी। इस किताब में पाणिनि ने क्या किया? इसने कहा कि भाई संस्कृत ज़बान को में तब्दीली का जो अमल है उसको रोकना है। उस अमल को रोकने के लिए इसने किताब लिख दी अष्टाध्यायी, और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये 4000 सतूर पर मुश्तमिल है। मंजूम है, मंजूम कहते हैं जो नज़्म में हो, जो पोइट्री में हो, और 8 इसके चैप्टर्स हैं। और ये जो लियोनार्ड ब्लूम है, इसने कहा है कि ज़हन इंसानी का सबसे अजीम कारनामा है, और इसने अपनी किताब में संस्कृत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। इसने संस्कृत के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ है भाषा। संस्कृत के लिए इसने क्या? भाषा का इस्तेमाल किया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बड़ा दिलचस्प है। जब पाणिनि ने ये किताब लिख दी अष्टाध्यायी, तो ये एक आम इंसान भी समझता है कि अवाम में आम आदमी जो है वो क्या करता है कि आम इंसान असूलों के मुताबिक, आम इंसान, ये आप समझते हैं, आम इंसान जो है असूलों के मुताबिक, किसी भी असूलों के मुताबिक ज़बान को नहीं बोल सकता। असूलों के मुताबिक किसी भी ज़बान को नहीं बोल सकता। ये आप समझते हैं। मिसाल के तौर पे आम आदमी है, वो अपनी इजहार के लिए किसी असूल का पाबंद नहीं रहना चाहेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो असूलों के मुताबिक बोल सकता है। लेकिन हिस्ट्री में एक चीज़ रही है, पढ़ा लिखा तबका जो है वो कम रहा है, जो कम तालीम याफ्ता और अवाम का तबका है वो ज़्यादा रहा है। और हमेशा से तारीख़ में जो इनकलाब पैदा हुए हैं वो आम लोगों से इनकलाब पैदा हुए हैं। दुनिया में बड़ी जो तब्दीलियाँ लाई हैं वो आम लोगों ने लाई हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो तालीम याफ्ता तबका है वो कम होता है, और वो असूलों के मुताबिक, मिसाल के तौर पे हम उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम ये इस्तेमाल करते हैं क्या? सर्रे आम। ये लफ्ज़ है सर्रे आम, इसको हम पढ़ते हैं शर्रे आम, आपको ये पता होगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा जिसको लिसानियात की समझ होगी वो सर्रे आम पढ़ेगा, ये शर्रे आम नहीं होता, तो हम बोलते हैं शर्रे आम। तो कहने का मतलब यह है कि, लेकिन फिर भी शर्रे आम कोई बोलेगा हम समझ जाएंगे ये सर्रे आम बोल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ज़बान की साख्त बदल जाती है आम लोग जब उसको बोलते हैं। तो हुआ ये कि जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी किताब लिखी तो आम लोग उन असूलों के मुताबिक ज़बान को नहीं बोल सके। आम लोगों ने क्या किया कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़बान को बोलना शुरू कर दिया, जबकि पढ़ा लिखा तबका तो पाणिनि के असूलों के मुताबिक बोलने लगा। अब इसमें क्या हुआ? अवाम में ये बात याद रखनी है कि जब पाणिनि ने किताब लिखी अष्टाध्यायी तो पढ़ा लिखा तबका तो असूलों के मुताबिक बोल सकता था, लेकिन जो अवाम में क्या हुआ, अवाम में एक ऐसी ज़बान राइज होगी
एक ऐसी जबान राइज हुई जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कहा प्राकृत। अब यहां से आपने नया मंजरनामा सामने आता है, प्राकृत। यानी आम लोगों ने संस्कृत की एक तब्दील शुदा सूरत को बोलना शुरू कर दिया। आम लोग खालिस संस्कृत को नहीं बोल पाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं कि खालिस संस्कृत में ये लफ्ज था हस्त। हस्त कहते हैं हाथ को। जो खालिस संस्कृत बोलते थे वो हस्त ही कहते थे, लेकिन जो आम लोग थे उन्होंने हत कहना शुरू कर दिया, और यही खत जो है ये आगे जाके हाथ बन गया। जब उर्दू में जो हम पढ़ते हैं ना हाथ, वो हस्त हत हाथ से ऐसे बना हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आम लोगों ने असूल जो पाणिनि ने बनाए, आम लोग उन असूलों के मुताबिक जबान को नहीं बोल पाए। आम लोगों में एक नई संस्कृत की, प्राकृत हम कहते हैं किसको, संस्कृत की तब्दील शुदा सूरत, बदली हुई सूरत, संस्कृत की तब्दील शुदा सूरत। और ये जो संस्कृत की तब्दील शुदा सूरत है, ये बुनियादी तौर पर क्या है कि इसको हम कहते हैं, इसका लुग़वी, ये संस्कृत का ही लफ्ज़ है, और इसके लुग़वी मानी है क्या, इसके लुग़वी मानी है फितरी। तो प्राकृत के लुग़वी मानी फितरी तौर पर ज़हूर पजीर होने वाली ज़बान, ज़हूर पजीर होने वाली ज़बान। अब आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखी तो आम लोग उन असूलों के मुताबिक ज़बान को नहीं बोल पाए। आम लोगों ने अपने मिजाज के मुताबिक और अपनी सहूलत के मुताबिक एक ज़बान को बोलना शुरू किया, जिस ज़बान को कहा गया कि ये ज़बान है प्राकृत। तो अब आपने क्या करना है, इस प्राकृत ज़बान से, ये जो प्राकृत है, इस प्राकृत से क्या होता है हमारा, जब यहीं से हम, जब क्या हुआ कि जब प्राकृत लोगों ने बोलना शुरू की तो यहीं से हम शुरू कर लेंगे अपना कौन सा, वस्ती हिंद आर्याई का दौर, वस्ती हिंद आर्याई। तो यानी यहाँ तक हमारा जो है ओल्ड इंडो आर्यन ख़त्म हो गया, यहाँ से शुरू हो गया मिडल, और मिडल सबसे इंपॉर्टेंट है। ओल्ड में पाणिनि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मिडल में सब चीज़ें जो हैं मिडल में वो इंपॉर्टेंट हैं। अब मिडल का जो दौर है, यानी वस्ती हिंद आर्याई का जो दौर है, इस दौर, ये कहाँ से कहाँ तक है, 1500 से 500 कबले मसीह तक उसका दौर था। 500 काफ मीम से, आप देखिए ये जो काफ मीम है ये पीछे चलता आ रहा है, सदी ईस्वी आगे चलेगा। तो 1500 से पहले ये 500 आया, अब 500 कबले मसीह से 1000 सदी ईस्वी तक, सॉरी 1000 सदी ईस्वी तक। अब ये देखिए 500 से 1 पे आया, फिर 2 3, तो 1000 सदी ईस्वी तक ये सीधा पहुंच गया। ठीक है जी। तो वस्ती हिंद आर्याई का जो दौर है, जैसे कदीम हिंद आर्याई का हमने दौर पढ़ा, वो 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह तक का दौर है, और वस्ती हिंद आर्याई का जो दौर है हमारा, वो 500 काफ मीम से 1000 सदी ईस्वी तक का दौर है। अगर काफ मीम आ जाए तो आपने नहीं लिखना, सदी ईस्वी तक का दौर है। अब इस दौर में क्या हुआ कि आम लोगों ने जो प्राकृत को बोलना शुरू किया, अब मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि अवाम पूरे हिंदुस्तान में अब आर्या फैल चुके हैं, तो जो प्राकृत ज़बान थी, क्योंकि संस्कृत एक पढ़े लिखे तबके तक महदूद होकर संस्कृत का जो है ज़ोर वो कम होने लगा, तो अब प्राकृत को जो है फलने का फूलने का मौका मिला। तो प्राकृत के जो लुग़वी मानी हैं वो क्या हैं, प्राकृत के लुग़वी मानी हैं फितरी तौर पर ज़हूर पजीर होने वाली ज़बान। तो अब इस ज़बान में मैंने आपको बता दिया कि जो लोग संस्कृत को असूलों के मुताबिक नहीं बोल सकते थे, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्राकृत ज़बान को बोलना शुरू कर दिया। अब प्राकृत की कुछ सूरतें हैं, इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो प्राकृत की सूरत है, सूरतें आप समझ गए, जैसे हमने संस्कृत में पढ़ा उदेचिया, प्राचिया और मध्यादेशा, इसी तरह जब हम प्राकृत को पढ़ते हैं तो प्राकृत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाली। पाली का क्या मतलब हुआ, अब पाली जो है वो संस्कृत ज़बान की एक सूरत का नाम है जो बोली जाती थी कहाँ पे, बिहार में। अब इसका इलाका आपने याद रखना है, पाली बोली जाती थी बिहार में। और अब आपको पता है कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं, जैसे लास्ट टाइम पूछा हुआ था कि संस्कृत ज़बान के लुग़वी मानी, लुग़वी लफ्ज़ निकला है लुगत से, लुग़वी। तो संस्कृत के लुग़वी मानी आपको पूछे हैं, संस्कृत के लुग़वी मानी होते हैं शाइस्ता ज़बान, मुहज़्ज़ब ज़बान। इसी तरह पाली जो है इसके लुग़वी मानी है मतन के। मतन हम कहते हैं किसको, जो टेक्स्ट होता है ना हमारे पास के, किसी किताब का टेक्स्ट आप पढ़ें, तो पाली जो है इसके लुग़वी मानी है मतन के, किसी चीज़ के टेक्स्ट के।
अब आपने इसके बारे में याद रखना है कि पाली जो है वो प्राकृत की एक बोली है। जिस तरह संस्कृत में उदेचिया प्राचिया मध्या देशा पढ़ा, फिर संस्कृत से प्राकृत निकली क्योंकि पाणिनि ने उसूल लिख दिए। अब प्राकृत भी मुख्तलिफ इलाकों में अपनी मुख्तलिफ सूरतों में बोली जा रही थी। बिहार में पाली। अब इस पाली की कुछ खूबियां हैं जो आपने याद रखनी है। एक तो ये बिहार में बोली जाती थी, दूसरी चीज उस जमाने में जब पाली बोली जाती थी उस जमाने में जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जो बुद्ध मजहब के मानने वाले थे, गौतम बुद्ध ने क्या किया, इस पाली जबान का इस्तेमाल किया, पाली का इस्तेमाल किया। किस लिए? बुद्ध मजहब की तबलीग के लिए। आपको ये मालूम है कि जब सूफिया किराम हिंदुस्तान में आए, हजरत निजामुद्दीन औलिया और जितने भी सूफिया किराम आए, तो उन्होंने उर्दू जबान को क्या किया कि अपने मजहब की तबलीग के लिए इस्तेमाल किया। जब भी कोई सूफी अपनी जबान किसी अपने मजहब की तबलीग करता है तो वो उस इलाके की आम जबान में करता है, उस इलाके की जो कॉमन लैंग्वेज होती है। तो उस दौर में पाली मशहूर थी जो प्राकृत की एक सूरत है। तो गौतम बुद्ध ने बुद्ध मजहब की तबलीग पाली जबान में की। ये सवाल कई दफ़ा आ चुका है, आप इसको रटा मार के याद कर लें कि बुद्ध मजहब की तबलीग किसने की और किस जबान में की। गौतम बुद्ध ने पाली में की। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि अशोक जो थे वो भी क्या थे, बादशाह थे और बुद्ध मजहब के मानने वाले थे। अशोका ने क्या किया कि वो उस जमाने में बादशाह क्या करते थे, वसीयत करते थे या कुछ एडवाइस देते थे, और वो एडवाइस जो है वो पत्थर के जो पत्थर होता है ना, पत्थर के टुकड़ों पे तराश कर बादशाह की उस एडवाइस को लिख दिया जाता था और बाद में वो उसकी सल्तनत में कहीं ना कहीं पे रख दी जाती थी। तो अशोक ने क्या किया कि उसको कहा जाता है कुतबा, कुतबा उसको कहा जाता है। वो तख्ती, एक किस्म की एक स्लेट और तख्ती टाइप की एक चीज होती है, पत्थर समझ लीजिए, उस पर तराश कर बादशाह की जो मैसेज होता है उसको लिखा जाता था। तो अशोक के जो कुतबे मिलते हैं हिस्ट्री में, उनकी जबान जो है वो भी पाली है। तो दो चीजें, पाली बिहार की, पाली संस्कृत प्राकृत की सूरत है, पाली बिहार में बोली जाती थी और इसके लुग़वी मानी क्या है, मतन के। गौतम बुद्ध ने पाली जबान में अपने मजहब की तबलीग की। उसके बाद अशोक जो था, अशोका के जो मैसेजेस हमें मिलते हैं वो जो हैं वो भी पाली जबान में हैं। अब आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है। एक आदमी है माहिर लिसानियात। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि माहिर लिसानियात कौन होता है, जो ज़बान की हिस्ट्री पे, जैसे ज़बान की हिस्ट्री पे जिसको पकड़ हो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज का एक्सपर्ट। तो उस आदमी का नाम है धीरेंद्र वर्मा। धीरेंद्र वर्मा। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने पाली जबान के बारे में एक क्या किया है, एक कोटेशन दी है। और वो कोटेशन ये है कि ये कहते हैं कि पाली में, पाली यानी जो है पाली में अफसानवी अदब बहुत है। तो आपको ये आ सकता है कि बताएं किस आदमी ने पाली के लिए कहा कि इसमें अफसानवी अदब बहुत है। तो उसका नाम है क्या, धीरेंद्र वर्मा। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हमारे इसके बीच में जो है इसका हिस्सा है, तो हमने छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़। तो प्राकृत के बारे में आपने इतना समझ लेना है कि प्राकृत जिस तरह संस्कृत जो है इलाकों के एतबार से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल होने लगी, इसी तरह प्राकृत भी मुख्तलिफ इलाकों में अपना रूप और रंग बदल कर इस्तेमाल होने लगी। जिस तरह हम देखते हैं कि पाली, और पाली को पहली प्राकृत भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। आपको कोई पूछ ले कि, क्योंकि प्राकृत की सबसे पहली सूरत यही है, पहली प्राकृत भी इसको कहा जाता है। अब हुआ क्या कि जब पाली इस्तेमाल होने लगी तो गौतम बुद्ध ने जो है अपने मज़हब की तबलीग के लिए इस्तेमाल किया। अशोक के कुतबे इसी में हैं। तो ये दो चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है। अब दूसरी चीज़ क्या हुई, एक तो ये सबसे पहले ये पाली, इसके बाद फिर से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूरतों में ये इस्तेमाल होने लगी। तो अब उसको हम पढ़ेंगे, सबसे पहली जो है उसको हम पढ़ेंगे शोरसीनी प्राकृत। पाली के बाद आ गई शोरसीनी प्राकृत। अब ये शोरसीनी प्राकृत जो है ये अब इसके आगे प्राकृत है, तो आपको ये पता चल गया कि ये प्राकृत की ही एक जो है क्या है, सूरत है। शोरसीनी प्राकृत उस इलाके में बोली जाती थी। इलाका कौन सा,
दिल्ली, दिल्ली और नवाहे दिल्ली, यानी दिल्ली एंड सराउंडिंग्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली और नवाहे दिल्ली। पहले मैंने आपको बताया कि दिल्ली और पहले दौर में कदीम हिंद आरियाई दौर में दिल्ली और नवाही दिल्ली में क्या था, मदिया देशा। अब दूसरे दौर में मदिया देशा की जगह शोरसीनी प्राकृत ने ले ली दिल्ली और नवाही दिल्ली में। इसीलिए कहा जाता है कि उर्दू का, पहले हमने कहा कि उर्दू का तारीखी रिश्ता कदीम हिंद आरियाई में मदिया देशा से है, फिर अब आ जाता है कि उर्दू का तारीखी रिश्ता जो है वो उर्दू का तारीखी रिश्ता किसके साथ है, तारीखी रिश्ता जो है वो शोरसीनी प्राकृत के साथ है। क्यों? क्योंकि इसी इलाके में शोरसीनी अपभ्रंश जब तरक्की करते 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 1000 सदी ईस्वी तक पहुंचेगी तो इसी से मगरबी हिंदी की 5 बोलियां निकलेंगी। उन 5 बोलियों में से एक बोली उर्दू का रूप इख्तियार कर जाएगी। तो ये भी शोरसीनी प्राकृत दिल्ली और नवाई दिल्ली के इलाकों में बोली जाती थी। अब ये जो है ना, देखो मैंने आपको बताया कि मदिया देशा में संस्कृत अपनी खालिश सूरत में थी और उसकी जगह जब शोरसीनी प्राकृत आई तो ये भी ज्यादा तब्दील नहीं थी, कुछ कुछ संस्कृत से मिलती जुलती थी। इसीलिए इसको वुक्कत या कदर की निगाह से देखा जाता था, कदर की निगाह से, यानी जितनी भी जो प्राकृत है ना उन सब में किसी को कदर की नज़र से देखा जाता था, किसी को वैल्यू दी जाती थी, तो वो शोरसीनी प्राकृत को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। तीसरी चीज़ आपने इसके बारे में ये याद रखनी है कि जो शोरसीनी प्राकृत है ये वही इलाका है कि जिस इलाके में बाद में उर्दू ज़बान पैदा होती है और उर्दू का हिस्टोरिकल जो रिलेशन है वो शोरसीनी प्राकृत के साथ है। अब दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे शोरसीनी प्राकृत के बाद, उसको हम कहते हैं मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत, अब मागधी प्राकृत का इलाका कौन सा आ गया? जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाली का इलाका बिहार था और मगधी प्राकृत का जो इलाका था ये भी बिहार इलाका था मगधी प्राकृत का। अब इसकी एक जो है मगधी प्राकृत की एक खूबी है, वो खूबी ये है कि इसमें जो सीन होता है ना, सीन की जगह सिर्फ शीन की आवाज़ थी। आज भी आप चले जाएं यूपी में, बिहार में, तो वो सीन की आवाज़ नहीं निकाल सकते, वहाँ पे शीन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको तफसील से याद रखने की ज़रूरत नहीं। शोरसीनी प्राकृत जो है वो दिल्ली और नवाई दिल्ली में, मागधी प्राकृत जो है वो बिहार में। इसके बाद एक और आता है, वो आ गया हमारे पास कौन सा, वो आ गया हमारे पास इर्द मागधी प्राकृत। ये आ गया इर्द मागधी प्राकृत। अब इर्द मागधी प्राकृत में क्या हुआ, एक मैंने आपको बताया कि जो यूपी और बिहार के, यूपी और बिहार के दरमियान के जो इलाके थे, यूपी और बिहार के जो दरमियान के इलाके थे, इन इलाकों में बोली जाती थी कौन सी, ये अपनी इर्द मागधी प्राकृत। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपने नहीं याद रखना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन 2 आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पूछा जाएगा कि बताएं गौतम बुद्ध ने अपने मजहब की तबलीग किस ज़बान में की, वो पाली थी। लेकिन महावीर जैन ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महावीर जैन ने जैन मजहब की तबलीग, ठीक है जी, जैन मजहब की तबलीग वो किस ज़बान में की है, तो जैन मजहब की तबलीग जो है वो इर्द मागधी प्राकृत में की है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महावीर जैन ने इर्द मागधी प्राकृत में जैन मजहब की तबलीग की है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सवाल ये आ जाए कि भाई आप बताएं कि महावीर जैन ने जैन मजहब की तबलीग किस ज़बान में की, तो वो है कौन सी, वो है इर्द मागधी। ये अक्सर हम भूल जाते हैं क्योंकि मागधी और इर्द मागधी प्राकृत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इलाकों का फ़र्क भी नहीं है, खूबियों का, खसूसियात का फ़र्क भी नहीं है। लेकिन महावीर जैन ने जैन मज़हब की तबलीग जो है वो इर्द मागधी प्राकृत में की है। ये आपने जो है वो अपने ज़हन में रखना है। इसके बाद हमारे पास जो अगली सूरत आती है उसको हम कहते हैं महाराष्ट्री प्राकृत। ये जो महाराष्ट्री प्राकृत है ना, ये जब बाद में तरक्की हासिल करके ये मराठी बन गई थी। इसकी जगह आज जो आपको पता है मुंबई में मराठी बोली, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो ये मराठी जो है वो महाराष्ट्री से ही निकली है, महाराष्ट्री प्राकृत से। तो ये भी हिंद आरियाई ज़बान है,
तो आपको अगर सवाल आ जाए कि कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और मराठी इनमें से हिंद आर्याई कौन सी है, तो वो मराठी है। तो यानी शोरसिनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, इर्द मागधी प्राकृत। तो शोरसिनी की खूबी क्या है, क्योंकि इसका उर्दू का इसके साथ रिश्ता है, ये इसकी खूबी है। क्योंकि जिस इलाके में शोरसिनी प्राकृत थी उसी इलाके में बाद में उर्दू पैदा हुई। मागधी प्राकृत बिहार में बोली जाती है, इसकी खास कोई खूबी है नहीं। इर्द मागधी प्राकृत में यूपी और बिहार के दरमियान के, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि महावीर जैन जो थे उन्होंने जैन मज़हब की तबलीग इर्द मागधी प्राकृत में की। और महाराष्ट्री प्राकृत का क्या है कि ये तरक्की पाकर क्या बन गई थी, मराठी। और इसको कहा जाता है कि प्राकृत की में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता बोली, अगर किसी को कहा जाता है ना तरक्की याफ्ता बोली, तो वो पता कौन सी है, वो है महाराष्ट्री। आपको अगर पूछा जाए कि बताएं कि प्राकृत में सबसे ज़्यादा जो है तरक्की याफ्ता बोली किसको कहा जाता है, तो वो महाराष्ट्री प्राकृत को सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता जो बोली थी प्राकृत में जितनी भी हैं, शोरसिनी प्राकृत है, पाली है, मागधी है, इर्द मागधी है, जितनी भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता अगर कोई थी, क्योंकि इसमें लिटरेचर ज़्यादा था, उसको कहा जाता है महाराष्ट्री प्राकृत। और उसके बाद लास्ट में इसका लास्ट का जो है वो है हमारे पास पश्चाची प्राकृत। पश्चाची, और इसमें ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। पश्चाची प्राकृत में हमारी जो शिमला की, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की कुछ बोलियां भी हैं। उसके बाद जो है हिमाचली जैसे इसमें है, पहाड़ी है, तो ये बोलियां जो है पश्चाची प्राकृत में आती हैं। इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है, उर्दू ज़बान के साथ भी नहीं है। अलबत्ता हमने इन पांचों को पढ़ना है तो हमारा उसमें पढ़ना, इसको समझना ज़रूरी है। ये पहाड़ों की ज़बान थी, ज़्यादातर हिमाचल वगैरह में बोली जाती थी, हाई एल्टीट्यूड में ये पश्चाची प्राकृत बोली जाती थी। तो अब आपने क्या करना है, जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सबसे इनमें आपने याद क्या क्या रखना है चीज़ें। पहली चीज़ तो आपने याद रखनी है कि ये 1500 से 500 कबले मसीह हिंद आर्याई का दौर है। आर्या ईरान से हिंदुस्तान में आए थे और सिंध में आके, पंजाब में आके यहाँ पे ये क़याम इन्होंने किया। फिर हिंदुस्तान में इनसे पहले दो कौमें आबाद थी, आस्ट्रिक और द्राविड़ी, वो बाद में जनूबी हिंदुस्तान में चली गई। और इनकी जो आस्ट्रियाई और द्राविड़ी ज़बानें थी, इन ज़बानों ने बाद में तरक्की हासिल करके तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ की सूरत इख्तियार कर दी। अच्छा, फिर बचा हमारे पास, यहाँ पे संस्कृत में तब्दीली आने लगी। उदेचिया, लाम की आवाज़ नहीं थी इसमें, सिंध में थी ये। प्राचिया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में रे की आवाज़ इसमें नहीं थी। मध्य देशा, खालिश संस्कृत जो थी वो इसमें कोई तब्दीली नहीं थी, और ये दिल्ली और नवाई दिल्ली के इलाकों में बोली जाती थी, और इसी इलाके में बाद में उर्दू पैदा हुई। अब हमारा शुरू होता है कदीम हिंद मतलब कदीम हिंद आर्याई की दौर। ये इसी में ये कदीम हिंद आर्याई है। कदीम संस्कृत, वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत, और इसको अदबी संस्कृत कहते हैं। वो क्यों कहते हैं मैंने बता दिया। फिर पाणिनि ने इसको रोकने के लिए, तब्दीली को रोकने के लिए पाणिनि ने क्या किया, अष्टाध्यायी किताब लिख दी। यह 8 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, 4000 सतूर हैं इसमें। और ये जो है ल्यूनोड ब्लूमफील्ड इसका नाम है। इसने कहा कि ज़हन इंसानी का सबसे अजीम कारनामा है। और इसी ने संस्कृत ज़बान, उस वक़्त इसका संस्कृत नाम नहीं था, इसने पाणिनि ने अष्टाध्यायी में संस्कृत के लिए जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, भाषा। इसके बाद क्या हुआ कि आम लोग असूलों के मुताबिक ज़बान नहीं बोल पाए, तो उन्होंने एक नई ज़बान बोलना शुरू कर दी, जिसको हमने कहा कि ये नई ज़बान जो है ये है प्राकृत। तो इसका पीरियड कौन सा है, 500 कबले मसीह से 1000 सदी ईस्वी तक। तो इसमें पाली है, गौतम बुद्ध ने पाली में बुद्ध मज़हब की तबलीग की, ये बिहार की बोली थी। फिर आ गया जी हमारे पास धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि पाली में अफसानवी अदब बहुत है। शोरसिनी प्राकृत दिल्ली और नवाई दिल्ली, अब इसकी शोरसिनी प्राकृत दिल्ली और नवाई दिल्ली में थी। उर्दू का तारीखी रिश्ता इसके साथ है। प्राकृत मागधी प्राकृत बिहार की थी, ये मागधी प्राकृत। इर्द मागधी प्राकृत जो है ये यूपी और बिहार की थी, और महावीर जैन ने अपने जैन मज़हब की तबलीग इसमें की, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। महाराष्ट्री प्राकृत के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इससे मराठी निकली और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता बोली है। पश्चाची प्राकृत के बारे में आपने ज़्यादा याद नहीं रखना है। अब अगर किसी का इसमें कोई सवाल है